नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीएसटी पीएचटी पीआरटी में जो 7 और 8 तारीख को होने वाला है, तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और इसके बाद फिर हम अन्य जो सब्जेक्ट है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे की समज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिसे पूर्व प्रत्ययकाल के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? अब क्वेश्चन यहाँ पर कई प्रकार के बन जाते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत समज्ञानात्मक विकास का है और पूर्व प्रत्ययकाल यहाँ पर माना गया है। और 4 जो यहाँ पर अवस्थाएं जो हैं इन्होंने बताई थी कौन कौन सी। सबसे पहले नंबर की इंद्रिय जनित गामक अवस्था थी, फिर दूसरे पे पूर्व से क्रियात्मक थी, तीसरे नंबर पे जो मूर्त से क्रियात्मक थी और चौथे नंबर पर अमूर्त या औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था थी। अब 4 तो यही हो जाते हैं। अब यहाँ पर पूर्व जो ये प्रत्यात्मक काल जो है कौन से वाला है, और इसमें जो ऑप्शन 3 में है जो दूसरी अवस्था है यहाँ पर ये पूर्व से क्रियात्मक अवस्था, तो इसको माना गया है। और 2 से 7 साल की ये होती है, ये 0 से 2 की हो जाएगी, ये 2 से 7 की, फिर ये 7 से 11 की और ये 11 से आगे की। तो इसे ही पूर्व प्रत्यात्मक काल जो इसके नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का एक अभिप्रेरक है? नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा, तो ये आंतरिक अभिप्रेरक है, दैहिक है, बाह्य है या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है? तो एक व्यक्ति के जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा, ये सभी व्यक्ति होते हैं कि उनका भी इस संसार में नाम हो, तो उसे सभी जाने, सभी जगह उसकी प्रसिद्धि हो, फोटो लगे, अखबारों में नाम आए। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 को माना गया है। तो किस प्रकार के अभिप्रेरक है ये? आंतरिक जो इच्छा होती है वो वाली है ये। तो इस व्यक्ति के जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की जो इच्छा है उसके आंतरिक अभिप्रेरण के कारण होगी, मतलब अंतरात्मा की आवाज़ जैसे कह देते हैं। इसके बाद है, हम में से कुछ लोग लंबे हैं तो कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तो कुछ कमज़ोर हैं। ये कथन है यहाँ पर बौद्धिक व लैंगिक विभिन्नता पर, भौतिक व प्रजाति व्यक्ति की विभिन्नता या व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर। तो जैसे कह देते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, या एक क्लास है, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सारे एक जैसे नहीं होते, कोई तेज पढ़ने वाले होते हैं, कम पढ़ने वाले, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे, कोई गोरे कुछ काले, तो अनेक प्रकार के हैं। तो ये जो यहाँ पर जो है ये किसको माना गया है? तो ये माना गया है व्यक्ति की भिन्नता को। एक परिवार से लगा लो, एक परिवार है उसमें सभी के जो सोचने विचारने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। बेशक एक परिवार है लेकिन सभी का सोचने विचारने का तरीका अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। तो कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली के लिए, साधारण बालकों के लिए या शारीरिक रूप से जो अयोग्य है उनके लिए। तो ये जो संपुष्ट कार्यक्रम ये जरूरी है। अब जरूरी जो यहाँ पर ये किसके लिए है? तो जो प्रतिभाशाली बालक है तो उनके लिए है। नेक्स्ट आ जाता है चिंतन शक्ति। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा यहाँ पर कथन एक गलत माना गया है? कि ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा एक गलत है? अब इनमें जो एक गलत है ये वाला है, कम बुद्धि व ज्ञान। तो चिंतन प्रतिभाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय, नियम एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयाँ का जोड़ तोड़ है। और चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में ज्ञान, अनुभव, अभिप्रेरणा, स्वतंत्रता और लचीलापन, इनकी जो भूमिका वो अहम होती है। नेक्स्ट आ जाता है वंश अनुक्रम के संदर्भ में गलत कथन इनमें कौन सा है? वंश अनुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, वह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जुड़ा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो वंशानुक्रम के बारे में गलत बात है यहाँ पर, कौन से वाली है? ये जो ऑप्शन 4 में ही दी गई है। तो वंशानुक्रम से जो मतलब है यहाँ पर तात्पर्य
शारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से है, जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ के माता पिता लंबे कद के होते हैं, तो लगभग 99% जो बच्चे हैं वो उनके लंबे ही होंगे। अगर परिवार में माता पिता काले हैं तो लगभग 99% चांस रहेंगे कि वे बच्चे भी काले ही होंगे। इसी प्रकार से अगर कोई माता पिता अगर मंद बुद्धि के हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। हो सकता है बच्चे भी इसी प्रकार के हों। अपने आसपास भी देखे होंगे इस प्रकार के लक्षण वाले व्यक्ति। तो वंशन क्रम जो है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है। इसके बाद है, इनमें से कौन से रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है दिया गया कार्य, अवधि परीक्षा, मौखिक प्रश्न या प्रश्न व खेल। तो रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, अर्थात दत्त कार्य। तो रचनात्मक जो आकलन है उससे मतलब होता है कि जिसके द्वारा बच्चों के अधिगम की गुणवत्ता का विस्तार किया जा सके। अवधि परीक्षा है, मौखिक प्रश्न है, खेल है, तो ये सारे इसके उपकरण हैं। मौखिक तो ये इसके क्या है, प्रमुख उपकरण माने गए हैं। इसके बाद है विज्ञान में मूल्यांकन। तो पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय प्रश्न होने चाहिए। विद्यार्थियों को क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व प्रवृत्ति को छोड़ दें। तो यहाँ पर जो विज्ञापन है इसमें मूल्यांकन, और जो ऑप्शन 3 में है यहाँ पर कि सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग ये होना चाहिए। तो विज्ञान में मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि सभी क्रियाकलापों को एकीकृत किया जाए। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है बुद्धि समावेश से। अभिसारी, ये अपसारी, अभिसारी, समालोचित या विचारशील चिंतन किसको आवेशित करती है, किसका समावेश है। तो ये होती है अभिसारी का। एक होता है फैलाना मतलब अपसारण, एक है सिकोड़ना विसारी। तो वृद्धि जो है ये अभिसारी चिंतन का समावेश करती है, और इस चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्य के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग जेपी गिलफोर्ड ने किया था, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर दुर्बलीकरण। ये एक बाधा है, तो ये शारीरिक स्तर की है, क्रियात्मक है, सामाजिक है, शैक्षिक स्तर पर है दुर्बलीकरण। तो दुर्बलीकरण जो है इसको माना गया है कार्यात्मक स्तर पर। तो जो शिक्षा शास्त्र जो है इसमें ये जो दुर्बलीकरण है इसकी बाधा को कार्यात्मक स्तर पर महसूस किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये आप याद रखिएगा। तो इसकी अवस्थाओं का क्रम कौन सा है। अब यह ऊपर क्वेश्चन आया था सेम, हमने इसमें बात ही की थी। तो यहाँ पर इनका क्रम कौन से वाला है, तो इनमें क्रम है ऑप्शन 2 वाला। तो सबसे पहले संवेदनात्मक गामकाल, ये निर्जनित गामक अवस्था हमने पढ़ी थी उसमें। फिर ये पूर्व से क्रियात्मक, फिर मूर्त से क्रियात्मक, औपचारिक या अमूर्त से क्रियात्मक। तो यही सब काला हमने पढ़ा था। और ये जो सबसे पहली जो अवस्था थी ये 0 से 2 साल वाली थी। फिर 2 से 7 वाली हमने पढ़ा था। फिर 7 से 11 और 11 से आगे की। नेक्स्ट आ जाता है समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में तो समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो ये जो समावेशित विद्यालय योजना है इसके संदर्भ में कौन से वाला एक गलत है। अब इस बारे में गलत है यहाँ पर कौन से वाला ये आप देख सकते हैं, आत्महीनता दिया गया है। तो आत्महीनता इस प्रकार के जो है ये अगर नहीं में आए गलत वाले, तो ये इस प्रकार के जो है सी आंसर होते हैं। क्योंकि एक जो समावेशी विद्यालय क्या है, तो ये वही है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जहाँ में समानता की भावना और धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करने के साथ उसमें नैतिक आचरण को ऊपर उठाया जाता है। मतलब जहाँ पर सभी को मिलकर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्रियात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है या मनोगतिक प्रक्रिया है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, और चिंतन जो है यहाँ पर इसको माना गया एक मनोगतिक प्रक्रिया जो कि किसी इच्छा के कारण पैदा होती है और इच्छा को संतुष्ट करती है।
नेक्स्ट आ जाता है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत। तो ये कर्ट लेविन का है, लियोन फेस्टिंगर का है, सीटी मॉर्गन का है या हेनरी गोडार्ड का है। तो जो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी जो सिद्धांत है, तो यहाँ पर जो है इसमें जो ऑप्शन 1 में है कर्ट लेविन, तो इनका है। नेक्स्ट आ जाता है पद संवेगात्मक क्रांति। ये किस अवस्था से जुड़ी हुई है? पद संवेगात्मक क्रांति शैशवावस्था है, किशोर है, बाल्य है या फिर प्रौढ़ावस्था है? संवेगात्मक क्रांति, तो इसका जो संबंध जो है ये किशोर अवस्था से माना गया है। तो जेपी जो गिलफोर्ड हैं या ये जो स्टैनफोर्ड बिने, तो इनके मापदंड जो है इनके द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानों के अनुसार संवेगात्मक क्रांति का जो संबंध है वो किशोर अवस्था से माना गया है। किनके अनुसार? स्टैनफोर्ड बिने इनके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बहुबुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया था या बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर, तो अल्फ्रेड बिने है, गाल्टन है, हार्वर्ड गार्डनर है या ये जो बीएस ब्लूम है। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर जो इनके द्वारा दिया गया था, और इनका यह विचार था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकारकीय होता है, और 9 प्रकार के जो बुद्धि के प्रकार हैं इनकी खोज भी हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को या प्राथमिकता देनी चाहिए। किसकी बात है यहाँ पर? जो ये छोटी कक्षाएं हैं, निचली कक्षाएं, तो इसमें व्याख्यान विधि, कहानी, दत्तकार्य, समूह चर्चा की। तो इसमें कहानी विधि के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। तो जैसे आप टीवी पे कोई नाटक फिल्म देखते हैं, चाहे आपको 1 महीने बाद भी पूछ लो तब भी आप सारी घटना बता दोगे उसकी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहानी माध्यम है। कहानी के माध्यम से बच्चे को जाकर बताया जाता है तो उनके ज़्यादा देर तक याद भी रहता है, लंबे समय तक। या फिर कोई अगर वस्तु दिखा दी जाए, देखी हुई चीज़ आप कभी नहीं भूलते हैं, तो वो भी सही है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, युवा अधिगमकर्ता में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? तो पढ़ाई में कठिनाई का एक घोतक नहीं है यहाँ पर। अक्षर व शब्द विज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रभाव में कठिनाई, शब्द विचारों के समझने में कठिनाई, स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो युवा अधिगमकर्ता में पढ़ने में कठिनाई कई घोतक नहीं है। अब कौन से वाला है? तो ये जो ऑप्शन 2 में है, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा गया है, तो ये शैशव, बाल्य, किशोर, प्रौढ़ कौन सी वाली है? तो जीवन का जो सुनहरी अवस्था जो है, अनोखा काल, सुनहरी अवस्था, तो ये जो बाल्य अवस्था जो है इसी को कहा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। तो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है तो आमने सामने की अंतःक्रिया, कार्यों पर जोर, व्यक्ति की जवाबदेही या शिक्षक केंद्रित। अब नहीं है तो ये ऑप्शन 4 वाली है, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सृजनात्मकता से। तो इनके बारे में कथन गलत है यहाँ पर। सृजनात्मकता जो है तो और बुद्धि सदैव साथ साथ चलती है। इसमें लचीलापन होता है, सार्वभौमिक प्रत्यय है, अहम का समावेश है। तो सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? अब इनके बारे में एक बात गलत है, ये वाली, कि सृजनात्मकता तब बुद्धि सदैव साथ साथ चलती है। तो ये साथ साथ चलने वाली जो प्रक्रिया ये नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन है कि एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद अनुकरण की जो भूमिका है इस पर केंद्रित है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने और प्रतिश्रवण के द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, यह शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो एक सिद्धांत के रूप में जो निर्मितवाद है वो क्या है? तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की जो भूमिका है इस पर जोर देता है। नेक्स्ट आ जाता है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्यों? तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते।
अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों के भय व्यवहार का नियंत्रण करने में कमजोर होते हैं। तो अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षक के लिए कठिन है, जो ऑप्शन 1 में दिया गया यहाँ पर कि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इरफान या खिलौने तोड़ता है, उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। तो आप इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, कड़ी नज़र रखेंगे उस पर। उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, जिस कारण से उसने तोड़ा है, उसे आप आगे बढ़ाएंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में आगे ले जाएंगे। यह उसे बताएंगे कि खिलौने जाओ, तोड़ने नहीं चाहिए। तो अगर उसने तोड़ दिया है, अलग अलग कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? तो ऐसी जो यहाँ पर स्थिति जो होती है, तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसे और आप बढ़ावा देंगे और सही दिशा में उसे लेकर जाएंगे। इसके बाद एक शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तो ये विधि है सर्वदिशन शिक्षण की है, दृश्य शिक्षण की है, टोली है, या जो व्यक्तिक जो शिक्षण है इसकी है। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो कौन सी है? ये टोली शिक्षण है। तो टोली शिक्षण जो है ये शिक्षण की एक जो है सुव्यवस्थित प्रणाली मानी गई है, जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और साथ ही विद्यार्थियों पर इसमें प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप में करते हैं। इसके बाद है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू। इसका संबंध है सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, भावनात्मक, क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू का संबंध है, तो इसका जो संबंध है ये भावात्मक जो पक्ष है इससे माना गया है। तो इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति के जो संवेगात्मक जो दशा है इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एक अच्छा विद्यालय, तो जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, जो आदर्श सूत्रों को याद करने पर जोर दे। तो एक अच्छा विद्यालय है, तो अच्छा विद्यालय कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है कि जो बालक का जो सामाजिकरण स्तर है उसको समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। नेक्स्ट आ जाता है एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो तरीका है वो उपयुक्त नहीं है। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए अगर बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो ये समूह वार्तालाप है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रदर्शन है या प्रश्नोत्तर है, किन के लिए है? तो एक कक्षा में शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का अगर प्रयोग कर रहा है तो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन 3 में आया है, कौन सा? यहाँ पर प्रदर्शन वाला। तो जो बाल केंद्रित जो उपागम है इसका जो प्रयोग है ये समूह वार्तालाप हो गया, प्रोजेक्ट विधि है, प्रश्नोत्तर है, इनके लिए तो लाभदायक है। तो प्रदर्शन के लिए जाइए उचित नहीं माना गया है। इसके बाद जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करेगा तो उसे हम धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या परम अंतरण क्या कहेंगे? जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है, या एक तरीके से ऐसे समझ लेते हैं जैसे मैथ में आपने किसी फार्मूले के द्वारा कोई क्वेश्चन हल किया और फिर नेक्स्ट जो क्लास है उसमें भी आप जो उसी की मदद से जो अन्य क्वेश्चन है उसे आप हल कर लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो धनात्मक अंतरण उसे कहा जाता है। जैसे यदि किसी बालक को हिंदी भाषा सीखने से भोजपुरी भाषा सीखने में मदद मिलती है। इसके बाद एक अच्छे शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है यहाँ पर विषय वस्तु का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल हो, विद्यार्थियों के हित का भी ध्यान रखे और नेतृत्व का भी गुण हो। तो एक अच्छा जो टीचर है उसकी क्वालिटी कौन सी है, उसके महत्वपूर्ण गुण कौन सा माना गया है? तो यहाँ पर माना गया है एक अच्छा संप्रेषण कौशल वाला, क्योंकि उसी से वो कक्षा में बच्चों से जो वार्तालाप करेगा। तो ये जो है यहाँ पर इसमें सही रहेगा। इसके बाद फिर जो हमारे यहाँ पर अन्य जो सब्जेक्ट है हमारे हिंदी, तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि जो आपका बाल विकास जो है इसमें 30 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को
मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? आवृत्ति मूलक पक्ष कौन से वाला है? अध्यापक पढ़ा रही हैं, किताब अलमारी में है, माँ खाना बनाती है, उसने गीत सुना दिया। तो आवृत्ति मूलक पक्ष है। अब आवृत्ति मूलक जो यहाँ पर पक्ष है ऑप्शन सी में जो बतलाया गया है, माँ खाना बनाती है। तो इस पक्ष में कार्य की आवृत्ति का बोध होता है जो नित्य होती है। मतलब कहने का यह है कि जो डेली का रूटीन है, माता हर रोज़ खाना बनाएगी, डेली का रूटीन है। सूरज हर रोज़ निकलता है, हर रोज़ छिपता है, हर रोज़ रात आती है, हर रोज़ दिन होता है। तो इसी को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आप उधर बैठिए। वाक्य में जो वृत्ति है ये निश्चय है, आज्ञा, संकेत या संभावना। आप उधर बैठिए। अब यहाँ पर किसकी तरफ संकेत है ये? तो यहाँ पर क्या है, ये आज्ञा दी गई है। जैसे कह देते हैं कि जाओ गेट बंद करके आओ या पानी लेके आओ। तो जहाँ आप ऑर्डर दे रहे, मतलब किसी को आज्ञा दे रहे, तो यही हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। तो आप उधर बैठिए, मतलब आप उसे आज्ञा दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में संकेतार्थ वृत्ति जो इसका उदाहरण है, संकेत वाली। तो इशारा कौन सी बात की तरफ है? यहाँ पर उसने अपना काम कर लिया है। ईश्वर सबका भला करे, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? संकेत किस साइड में है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है यदि तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते। तो क्रिया का वह रूप जिसमें एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, तो उसे ही कहा जाता है संकेतार्थ वृत्ति। नेक्स्ट आ जाता है आवृत्ति मूलक पक्ष। इसका संबंध है, आवृत्ति मूलक पक्ष का संबंध, मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। तो आवृत्ति मूलक पक्ष का संबंध कौन से वाला वाक्य है? तो इसमें जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है, वह स्कूल जाता है, जहाँ पर क्रिया एक या दो बार नहीं की जाती बल्कि उनके बार बार होते रहने का संकेत मिलता है, तो उन्हें ही कहा जाता है आवृत्ति मूलक पक्ष। तो स्कूल जाने का काम यहाँ एक दो दिन नहीं बल्कि हर रोज का है, क्योंकि हर रोज ही स्कूल में जाना है, संडे को छोड़कर। नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है? इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, शाम विद्यालय चला गया होगा। अब इच्छा यहाँ पर कौन से में है? इच्छार्थ वाला। इच्छार्थ जो है यहाँ पर सी में है। तो यहाँ पर क्या कामना की गई है? इच्छा कि भगवान सबका भला करे, तो ईश्वर सबका कल्याण करे। तो इसमें क्या है, वक्ता जो है कोई व्यक्ति, उसका जो इच्छा है, आशा है, वरदान है, साफ है, तो इनके बारे में पता चलता है क्या मांग रहा हो। नेक्स्ट आ जाता है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है? तो लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बालक घर जा चुका था, दो और दो मिलकर 4 होते हैं। तो किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? अब संभावनार्थ जो यहाँ पर वृत्ति है ऑप्शन ए में जो बताई गई है कि लगता है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। तो जिस वृत्ति से क्रिया के भविष्य में होने के बारे में हमें पता लगेगा तो वही होगी संभावना। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए वाक्य का पक्ष बताइए। पृथ्वी गोल है। अब ये स्थित्यात्मक पक्ष है, नित्य है, पूर्ण है या अपूर्ण पक्ष है? पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर जो इसमें आया है ये एक नित्य पक्ष का उदाहरण है, तो इससे क्रिया के नित्य होने का हमें बोध होगा। तो क्रिया पहले भी होती थी, अब भी होती है और आगे भी होती रहेगी। पृथ्वी गोल थी, है भी और रहेगी भी, तो यही है नित्य है।
इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य की वृत्ति का भेद का सही विकल्प है। क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आ जाए। तो 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य की वृत्ति का भेद का सही विकल्प है। क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आए। तो यहाँ पर यह संदेह बताया गया है, इसमें संभावना है, संकेत है या निश्चय है। अब यहाँ पर जो ये वाक्य जो है ये संभावना बताई गई है इसमें। तो जिस वृत्ति से क्रिया के भविष्य में हो सकने के बारे में पता लगे तो वही है ये संभावनार्थ वृत्ति, कि पता नहीं आज पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद है दिए गए वाक्य के पक्ष में रूप की पहचान कीजिए। रात में तारे चमकते हैं। तो ये नित्य, अपूर्ण, स्थित्यात्मक या पूर्ण पक्ष है। रात में तारे चमकते हैं। अब ये जो यहाँ पर जो इसमें है तो ये एक नित्य पक्ष है, मतलब ये भी रूटीन वाला काम है। हर रोज़ रात होनी, तारे भी निकलने हैं। जैसे सुबह सूर्य निकलना है, शाम को छिपना भी है, तारे भी निकलने हैं, अंधेरा भी होना है, रात भी होनी है। तो ये नित्य पक्ष है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य की वृत्ति के रूप की पहचान कीजिए। तू नाच कर दिखा। अब यहाँ पर ये संदेह बता रहा है, इसमें संभावना है, आज्ञा है या निश्चय है। तू नाच कर दिखा। अब ये जो बात जो है यहाँ पर इसमें ये उसे ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा, कि तू नाच कर दिखा। तो इस वृत्ति से आज्ञा, चेतावनी, इनका हमें पता लग रहा है, इनका बोध हो रहा है। तो मूल क्रिया के साथ अलग अलग सहायक क्रिया यहाँ पर ये लगती है। तो कहने का मतलब है ये आज्ञा यहाँ पर दी गई है इसमें, या फिर चेतावनी में भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि एक ही जो लाइन है उसके 2 मतलब निकलते हैं, तो उसे भी कह देते हैं तू नाच कर दिखा दे। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब सही बताना है इसमें। अब सब्जियां सस्ती होने लगी हैं। तो ये नित्यता घोतक है, आरंभ है, प्रगति है या साप्त बोधक है। कौन से वाला है। आज अब सब्जियां अच्छी होने लगी हैं। तो यहाँ पर जो इसमें हम देखें तो ऑप्शन जो ये बी में है, आरंभ बोधक, शुरुआत कह सकते हैं। आप तो अब सब्जियां सस्ती होने लगी है, मतलब शुरुआत कह सकते हैं। तो इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना हमें पता लगती है। तो काल कोई सा भी हो, भूतकाल भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए वाक्य में पक्ष के रूप में चयन कीजिए। पक्ष के रूप का चयन कीजिए। पिताजी रोज टहलने जाते हैं। तो पिताजी रोज टहलने जाते हैं। अभी यहाँ पर ये सत्यबोधक है, स्थित्यात्मक है, आवृत्ति है या पूर्ण है। पिताजी रोज टहलने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने पहले भी आया था एक ऐसा ही, मतलब जहाँ रूटीन का काम हो, रोज डेली का। माता का काम है रोज खाना बनाना, बच्चे का काम है रोज स्कूल में जाना। तो यहाँ पर यह भी एक बात कह रहे हैं कि पिताजी रोज जाते हैं टहलने। तो मतलब क्या है, ये आवृत्ति मूलक है। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए वाक्य में वृत्ति के रूप का चयन करें। तो यह काम तो अब करना ही पड़ेगा। बाध्यता सूचक है, समर्थ्य है, संभावना है या संदेह वाला है। तो यह काम तो अब करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसमें ये बाध्यता वाला है कि करना ही करना पड़ेगा। तो इस जो वृत्ति है इसमें किसी क्रिया के घटित होने के विषय में बाध्यता का हमें बोध होता है। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए वाक्य में पक्ष के रूप की पहचान कीजिए। मैं खाना खाता हूँ। सत्यबोधक है, नित्य है, अपूर्ण है या पूर्ण है। मैं खाना खाता हूँ। अब खाना खाता हूँ तो यह क्या है कि सत्यबोधक जो उसका उदाहरण है। तो इसमें भी क्रिया के जो निरंतर रूप से चलते रहने का संकेत हमें मिलता है, और यही निरंतरता वर्तमान में हो, चाहे भूतकाल में या फिर भविष्यकाल में हो। तो ये भी वही बात है जो जहाँ पर डेली रूटीन वाला काम हो, खाना तो हर रोज ही है, तो सत्यबोधक पक्ष है ये भी। इसके बाद है दिए गए वाक्य में वृत्ति के रूप की पहचान कीजिए। वह कभी भी आ सकता है। संकेत है, निश्चय है, आज्ञा है, संभावना है। तो यहाँ पर क्या इसमें संभावना है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एक को कि आज बरसात हो सकती है, तो संभावना थी। तो यहाँ पर भी वह कभी भी आ सकते हैं, तो इसकी भी क्या है, संभावना है।
मतलब आगे भविष्य में हो सकती है। इसके बाद दिए गए वाक्य में वृत्ति के रूप की पहचान कीजिए। यदि तो कुछ देर पहले आते तो सुनील से मिल पाते। निश्चय है, आज्ञा है, संभावना है या संकेत है। कि यदि तुम कुछ देर पहले आते तो सुनील से मिल पाते, तो यहाँ पर जो है ये संकेत किया गया है इस बात की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो सबसे अच्छा विकल्प है यहाँ पर संभव आज की खिचड़ी अच्छी बने। तो इसमें संदेह, संभावना, निश्चय या संकेत क्या है? तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है। तो क्या है ये? संभावना है। संभावना है कि आज खिचड़ी अच्छी बने। नेक्स्ट आ जाता है निम्न वाक्यों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य की वृत्ति के भेद का सही विकल्प है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। संदेह है, निश्चय है, संकेत है, इच्छा है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो यहाँ पर किसके ओर इशारा है? तो ये भी संकेत है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। वह गांव से चल पड़ा होगा। तो ये संकेत है, विधि है, संभावना है या संदेह है? तो कौन सा है यहाँ पर? वह गांव से चल पड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है? इसके लिए जो संदेह है वो प्रकट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। अब सीता चलने लगी है। प्रगति का है, आरंभ है, पूर्णता का है या सात्य घोतक है? पक्ष, वृत्ति एवं पक्ष। तो कौन से वाला है यहाँ पर ये? तो इसका जो है ऑप्शन बी वाला है। तो ये भी आरंभ वाला है। जैसे कि आप पहला इसका एक उदाहरण आया था कि अब सब्जियाँ सस्ती होने लगी हैं, वो वाला। तो अब सीता चलने लगी है, तो ये आरंभ का घोतक है। तो इस प्रकार से जो हमारा आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।